नमस्कार छात्राओं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है उसकी विविधता। विविधता यानी भांति भांति के धर्म, संप्रदाय, जातियाँ, भाषाएं, संस्कृति के तौर तरीके। भारतीय समाज में हर क्षेत्र में हमें विविधता देखने को मिलती है। कुछ समुदाय जो है भारतीय समाज में वो बहुसंख्यक समुदाय की श्रेणी में आते हैं। धर्म के आधार पर कुछ धर्म के अनुयायी अधिक हैं और कुछ धर्मों के अनुयायी बहुत कम हैं। तो इसी आधार पर उनकी संख्या के आधार पर हम उन्हें बहुसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय कह सकते हैं। इसी प्रकार भाषा के आधार पर भी अगर हम देखें तो हिंदी भाषा जो है वो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में मानी जाती है और कुछ भाषाएं जो है जो देश के कुछ कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में ही बोली जाती है। हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म माना जाता है और अन्य धर्मों को हम अल्पसंख्यक धर्म की श्रेणी में रखते हैं या अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में रखते हैं। तो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर या और भी दूसरे कई आधार हैं जिनके आधार पर हम भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है। सामान्यतः अल्पसंख्यक का तात्पर्य अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अल्प संख्या वाले समूह, अल्प यानी कम, ऐसे समूह जो कि संख्या में कम है, जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न है या कम संख्या में है। सन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक को परिभाषित करते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जाए जिनकी संख्या किसी राज्य में 50% से कम है। किसी भी समूह को अल्पसंख्यक कहा जाए या नहीं, ये निर्णय पूर्णतः इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी उस पर्टिकुलर राज्य की संपूर्ण जनसंख्या में उसका कितना प्रतिनिधित्व है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग तो किया गया है, परंतु इसको स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि एक राष्ट्र के आधार पर अगर हम कहें कि हिंदी हमारी जो भाषा है वो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, परंतु यही भाषा जब हम तमिलनाडु में जाते हैं तो वहाँ पर तमिल बहुसंख्यक है और हिंदी अल्पसंख्यक है। तो यही कारण है कि हमें अल्पसंख्यक समूह का जो निर्धारण है वो राष्ट्र के आधार पर यानी भारत के आधार पर न करने के बजाय राज्य के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रांत और देश के संदर्भ में उनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। सामान्यतः सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक वे हैं जो बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में है। दूसरे शब्दों में, किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होता है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम अल्पसंख्यकों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक और जनजातीय आधार पर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ जो होते हैं भारत में अगर हम देखें तो कोई भी अल्पसंख्यक अगर समूह है तो उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो उसके कम नंबर को लेकर ही है। क्योंकि अब सपोज़ हम कहीं बाहर जाते हैं और अगर हमें अपने जैसे अपने परिवार के लोग, अपनी भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है, सुरक्षा की भावना आती है। परंतु अगर हम किसी ऐसे समूह में चले जाएं जहाँ पर कि बड़ी संख्या में लोग भिन्न हैं हमसे और हमारे जैसे लोग कम हैं, तो हम वहाँ पर एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। तो भारत में अगर हम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हम इन 3 कैटेगरीज की बात करते हैं: धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक और जनजातीय अल्पसंख्यक। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक अल्पसंख्यकों की। भारत में जैसा कि आपको पता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों से संबंधित लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म के अनुयायी, जैन धर्म, पारसी धर्म, परंतु इनका प्रतिशत जनसंख्या में अलग अलग है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की यहाँ पर सर्वाधिक संख्या है। उसके बाद मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इनके अनुयायी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की।
2011 की जनगणना में भारत के अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की थी, 17.22 करोड़। ये जो जनसंख्या थी, ये बेसिकली वर्तमान समय में, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी होनी बाकी है, तो भारत में क्योंकि लंबे समय तक मुसलमानों का शासन रहा है, इस दौरान उन्हें संरक्षण की कोई समस्या नहीं थी। परंतु जब ब्रिटिश भारत में आए और राज करने लगे, तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। यहीं से थोड़ा बहुत भेदभाव या थोड़ा बहुत मनमुटाव हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय है उनमें प्रारंभ हो जाता है। 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसी वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों एवं प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की गई। इसी दौरान 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की और 1940 में लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य पाकिस्तान बनाने की मांग की। पाकिस्तान की मांग जो थी वो दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित थी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग दो पृथक धर्म हैं, तो दो वो पृथक अलग अलग राष्ट्रों में रहें। और अंततः जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। परंतु पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी एक बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में ही रहे। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों को भी अन्य लोगों की भांति ही कानून द्वारा समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्राप्त करने के अधिकार दिए गए हैं। वे देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर प्रकार के फील्ड में सक्रिय रहे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे नाम पता हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे पद जो हैं भारतीय राजनीति के या सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के, उनको सुशोभित किया है। मुसलमानों की यद्यपि बहुत सारी समस्याएं भी रही है, इनसिक्योरिटी, सांप्रदायिक दंगों के कारण एक असुरक्षा की भावना होना, विधानमंडलों और प्रशासनिक सेवाओं को लेकर उनमें असंतोष रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्योंकि भारतीय सरकार ने क्योंकि एक सिविल कोड की मांग की है, तो जो धर्म के आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो देश का कानून है, उसके बीच में एक तनाव की सिचुएशन हमेशा से बनी रही है। ईसाई अल्पसंख्यकों की अगर हम बात करें तो धार्मिक आधार पर मुसलमानों के बाद ईसाइयों का स्थान आता है अल्पसंख्यकों में। 2011 की जनगणना के अनुसार इनका प्रतिशत 2.78 रहा है भारत की जनसंख्या में, और जनसंख्या इनकी रही है 2.3 करोड़। अंग्रेजी शासन काल के साथ ही ईसाई लोग जो हैं वो भारत में आए थे और इनके शासन भी रहा। भारत के अधिकांश ईसाई जो है वो ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हैं। सबसे अधिक क्रिश्चियंस या ईसाइयों की संख्या हमें केरला और दक्षिण भारत के राज्यों में दिखती है। परंतु एक जो प्लस पॉइंट रहा ईसाई धर्म का भारत में आज़ादी के बाद स्पेशली, कि उन्होंने राजनीति की अपेक्षा अपने को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में लगाए रखा। सिख अल्पसंख्यक जो हैं उनकी जनसंख्या भारत में 2.08 करोड़ है, जो कि जनसंख्या का 1.7% है। स्वतंत्रता के बाद सिखों ने पंजाबी सूबे की मांग की थी। अकाली दल ने आंदोलन भी प्रारंभ किया और कहा कि सिखों की भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक पृथक राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। 1967 में पंजाब का विभाजन करके इसीलिए हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए। इसमें पंजाब में 61% जनसंख्या सिखों की रही। सिखों को यद्यपि केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद और विधानसभा सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। जिस प्रकार से मुस्लिम लोगों के हमें नाम सुनाई देते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे सिख प्रतिनिधि भी राजनीति में रहे हैं। इन सब के बावजूद सिखों ने भी एक पृथक राज्य खालिस्तान की मांग भी की थी। तो धार्मिक आधार पर हम देखते हैं तो मुस्लिम, ईसाई और सिख, तीन जो समूह हैं, इनको हम मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों की श्रेणी में मानते हैं। इन तीनों धर्मों के अनुयायियों ने यद्यपि भारत में अपना एक अच्छा स्थान बनाया है, भारतीय सरकार में, राजनीति में, भारतीय संस्कृति में इनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, परंतु एक असुरक्षा की जो समस्या है वो उसका सामना इन्हें करना पड़ा है।
भाषाई आधार पर हम देखें तो भाषाई अल्पसंख्यक जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि बंगाली बोलने वाले जैसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही हो सकते हैं। संविधान में जैसा कि आपको पता है, जब हमने पहले बात की थी विविधता की, कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को एक अनुसूची में माना गया है। बोलियां जो है भारत में 1652 भाषाएं एवं बोलियां हैं। हिंदी भारत की सरकारी भाषा है और अंग्रेजी सहयोगी भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, इस प्रकार से अन्य भाषाएं आती है। इन सभी भाषाओं को अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। जो संविधान का अनुच्छेद है 347, उसमें राष्ट्रपति किसी राज्य के अच्छे खासे भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के द्वारा सरकारी रूप में मान्यता देने के लिए निर्देशित भी कर सकते हैं। संसद में सदस्य जो है वो अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त कर सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था भी अनुच्छेद 350 में की गई है। परंतु इन सुविधाओं के बावजूद भी भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों में बहुत असंतोष विद्यमान रहा है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग भी की गई है। भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा राज्यों का निर्माण हुआ है। डीएमके दल जो है वो एक पृथक राज्य द्रविड़स्तान की मांग भी करते हैं। आसाम जो है वहाँ पर भी भाषाई आधार पर आंदोलन हुए और उन्होंने बंगालियों को आसाम से बाहर निकालने की मांग की। भाषाई अल्पसंख्यकों की ये मांग भी रही है कि उनके लिए अलग विश्वविद्यालय हो, क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन हो। परंतु कुल मिलाकर अलग अलग जो भाषाएं हैं उन सब का अस्तित्व भारत में विद्यमान है। यानी भारतीय सरकार ने, भारतीय संविधान ने कभी भी किसी भी व्यक्ति से उसे अपनी भाषा बोलने से वंचित करने का प्रयास नहीं किया है। जनजातीय आधार पर अगर हम देखते हैं तो पूरी जनसंख्या का 8.6% जो है वो आदिम जातियों या जनजातियों से निर्मित है। जनजातियों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि उन्हें हम आदिम समाज, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन इन नामों से संबोधित करते हैं। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं और ये माना जाता है कि संभवतः भारत में द्रविड़ों के आगमन से पहले से ये लोग यहाँ निवास करते थे। वेरियर एल्विन इसीलिए उन्हें आदिम जाति के नाम से भी संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वे सबसे पहले यहाँ आए थे। डॉक्टर घुरिये जो हैं वो आदिवासियों को आदिवासी मानते ही नहीं हैं, वे उन्हें पिछड़े हिंदू कहते हैं। यानी उनका ये मानना है कि हिंदू धर्म जो है वही जनजातीय धर्म भी रहा है। परंतु वर्तमान में संपूर्ण जनजातीय भारत जो है वो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इस संक्रमण के दौर में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कई जनजातियों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और कुछ की बहुत घट रही है। कई जनजातियां जो है वो नगरीय संस्कृति के संपर्क में आने के कारण अपनी मूल संस्कृति में परिवर्तन महसूस कर रही है, स्वयं को दिशाहीन महसूस कर रही है। इसके कारण उनमें मानसिक असंतोष भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर जनजातियों की कुछ आर्थिक समस्याएं भी है। जो उनके क्षेत्र के निवासी और व्यापारी और ठेकेदार होते हैं वो उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं, कम मजदूरी पर उनसे अधिक श्रम लेते हैं, बेगार करवाते हैं, उनकी ज़मीनों को उन्होंने अपने पास गिरवी रख रखा है। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से वो परेशान हैं। ईसाई मिशनरियों ने भी जनजातियों के धर्म के स्थान पर उनसे ज़बरदस्ती ईसाई धर्म को अपनाने के लिए जोर दिया। तो कुल मिलाकर आदिवासियों में धार्मिक और सामाजिक एकता का एक संकट पैदा हो गया है। कुछ सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याएं पनपी हैं, पृथकता की भावना पनपी है और कहीं कहीं पर पृथक राज्य की मांग भी उठ रही है। परंतु कुल मिलाकर
भारतीय सरकार ने अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा से प्रयास किए हैं। ये प्रयास आज़ादी के तुरंत बाद जब संविधान की स्थापना हुई तभी से प्रारंभ हो गए थे। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। यानी कोई भी वीकर सेक्शन हो, कमज़ोर तबका जिसे हम कहते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन सभी को हर प्रकार की सुविधा, संरक्षण और समानता, इनका आश्वासन हमारा संविधान देता है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने की प्रावधान है। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने की और उसका प्रचार करने की छूट दी गई है। यानी जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उन्हें इस बात से प्रसन्न होना चाहिए या आश्वासित फील करना चाहिए कि उन्हें अपने धर्म को स्वीकार करने और प्रचार करने की पूरी छूट है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, अनुच्छेद 27 में धर्म का प्रचार प्रसार हेतु कर वसूल करने, अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में भाग न लेने की छूट भी दी गई है। इसी प्रकार भाषा के संदर्भ में अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर धर्म, मूलवंश, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव न बरतने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 जो है वो धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार देता है। 1978 में इन्हीं उद्देश्यों से, यानी अल्पसंख्यकों की कोई भी समस्या अगर है तो उसका समाधान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया। 1983 में केंद्रीय सरकार ने एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया। ये प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों के द्वारा राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह भाग लेने, अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर करने एवं उनके कल्याण कार्यों की देखरेख करने का कार्य करता है। कुछ राज्यों ने भी इस प्रकार के अलग अलग प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए हैं। इसी प्रकार जनजातियों के लिए भी संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हीं में उल्लेख किया गया है कि हर राज्य कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी जनजातियों के संरक्षण का भी पूरा प्रावधान भारतीय संविधान में है। इसी प्रकार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में, पंचायतों में तथा सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शुल्क मुक्ति प्रदान की गई है, छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं और इसके अलावा विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें भी एक पर्टिकुलर बजट, निर्धारित बजट इस प्रकार की योजनाओं को लागू करने और उनका कार्यान्वयन के लिए बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर भारतीय सरकार ने अलग अलग आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग भारत में हैं उन सब की समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी असुरक्षा की भावना को ख़त्म करने के लिए और उन्हें भारतीय जो समाज है उसमें बिल्कुल समुचित स्थान दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया है। धन्यवाद।